ठीक है, लास्ट क्लास में मोशन इन वन डायमेंशन चालू कर दिया है, कहां तक पढ़ लिया बेटा हमने? देखो ठीक है, तो मैंने तुमको बोला था जब मोशन इन वन डायमेंशन हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो पूरे मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच के एंगल के बेसिस पे पूरे मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री या तो 180, अगर ऐसा हुआ तो पाथ स्ट्रेट लाइन। और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मोशन इन वन डायमेंशन। मतलब जब तक ये चैप्टर पढ़ेंगे तब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन या तो 0 डिग्री पे होंगे या तो और पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा पार्ट बोला था जिसमें 0 या 180 ना रहे, कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री, 190 डिग्री हो सकता है, किसी भी तरीके से, बस 0 180 नहीं होना चाहिए। तब पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। पाथ कैसा होगा? अब पैराबोलिक पाथ भी कैसा होगा? सबसे पहले जाएगा टुवर्ड्स दी और फिर घूमेगा टुवर्ड्स दी एक्सीलरेशन। क्लियर है? फिर हमने इसका एक पार्ट उठा लिया। मैंने तुमको बता दिया इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका रहेगा, सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में और देखेंगे कितनी वैरायटीज के क्वेश्चन वहां पे बन सकते हैं। अगला पार्ट पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता चल गया है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा एवरेज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करने से मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी भी दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एवरेज, दूसरा पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस, जिसका थोड़ा सा डिस्कशन हमने डिफरेंशिएशन के टाइम पे भी किया हुआ है। इसके बाद हम शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन तुम्हारे एरर में भी आया था, हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि ये आंसर में करेक्शन है, पर वो करेक्शन नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन के टाइम में मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, है ना, एस nth का फॉर्मूला इस बार पेपर में जो आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी और बीच में आएगा एक टॉपिक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लास्ट क्लास में हमने चालू कर दिया हुआ है। मैंने तुमसे बोला है कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बल्कि वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देखना है। तो एक केस हमने ऑलरेडी कर लिया था, केस 1 देखा था शायद, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। वेरी गुड। सेकेंड केस और थर्ड केस ऑलरेडी हमने बेसिक मैथ्स में क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, क्योंकि जब मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ाया है तो सारे एग्जांपल्स 1D के ही लिए हैं। तो सेकंड केस और थर्ड केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पर फिर भी एक बार यहां पे कर ले रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर मैंने इसको क्या कर दिया, तुमको बेसिक मैथ्स में पढ़ा दिया है, तो अब आंसर तुमसे आ जाना चाहिए, सॉल्यूशन तुमको बन जाना चाहिए, है ना। तो सेकंड केस है हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर, याद करो वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन किया है नहीं किया है, तो मैं सिर्फ यहां पे करा दे रहा, है ना। ऑलरेडी तुमको मैंने समझा दिया हर पॉइंट, मैं यहां पे सीधा क्वेश्चन लिखा रहा। क्वेश्चन लिखना है, a person travels for 10 meter, a person travels for 10 meter in W37 degree n direction, travels for 10 meter in W37 डिग्री n डायरेक्शन। क्या मतलब है इसका? वेस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ। तो वेस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये क्या होगा, ट्रेवल करेगा। देन ट्रेवल्स फॉर 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, travels for 5 meter towards north. Find the magnitude and direction. Find the magnitude and direction of its displacement. Of his displacement. तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या करना है तुमको बताना है। चलो, तो क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया हुआ है, वही क्वेश्चन हम यहां पे ले रहे हैं, ट्राई करो। तो आंसर क्या है इसका, √185 मीटर। देखो जरा इधर समझो, मैंने तुमको वेक्टर के टाइम पे इस तरह के एग्जांपल लिए थे, या मैंने बताया था कि मोशन वन डायमेंशन, मैंने बोला बेसिक मैथ्स में जितने एग्जांपल ये पूरे फिजिक्स के लिए हैं, है ना, ध्यान रखना। तो बेसिक मैथ्स का नाम जरूर है, पर वहां पे तुम फिजिक्स ही रहे हो। देखो समझो, ये 10 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन।
इसका मतलब क्या है, वेस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ। तो वेस्ट से एंगल लेना है, कितना लेना है, 37 लेना है, किधर लेना है, नॉर्थ की तरफ लेना है। तो हमने क्या किया, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है, नॉर्थ इधर ले लिया है, तो ये वेस्ट हो जाएगा हमारा, राइट, ये ईस्ट और ये साउथ है। अब पहले बोला है 10 मीटर चला है, कहां चला है, वेस्ट से 37 डिग्री। 37 डिग्री इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, लेकिन किधर लेना है, नॉर्थ की तरफ। तो यहां से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ। तो पहले ये चला है इस तरह से, कितना, 10 मीटर, कितने एंगल पे। अब मैं चाहता हूं इसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करूं। तो सिखाया था ना कि किसी भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग दिया है तो उसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि कन्वर्ट नहीं करोगे तो सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना, अगर कर लोगे तो बेटर है। तो अब ये जिधर जा रहा है, क्या उधर का यूनिट वेक्टर है मेरे पास? अगर यूनिट वेक्टर नहीं तो मुझे क्या करना होगा, कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मैं चाहूं तो इधर, चाहूं तो इधर भी, किसी तरह कर सकते हो। अगर इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा विद एंगल 37 डिग्री। इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा विद एंगल 53 डिग्री। ये 37 तो वो 53, ये 30 होता तो वो 60, यही होता ना, उस तरह से। तो मैंने बोला ये कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, कॉस कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे, 10 cos 37। cos 37 की वैल्यू तो ये आ गया 8 मीटर। इसी तरह से ये कंपोनेंट कौन सा है, तो हम लिखेंगे 10 sin 37 डिग्री। अरे यार बात समझ में, sin 37 कितना, 3/5, तो कितना आ गया, 6 मीटर। क्लियर है? तो इसको मैंने वेक्टर के फॉर्म में लिखा। पहला वेक्टर हम बोलेंगे ये 10 मीटर 37 पे नहीं चला है, हम बोलेंगे इसको 8 मीटर चला है वेस्ट की तरफ, फिर 6 मीटर चला है नॉर्थ की तरफ। ऐसे भी हम चाहे तो इंटरप्रेट कर सकते हैं। अरे बताया था ना कि मान लो मुझे इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचना है, तो एक तरीका हो सकता है, तुम बताओ सर वर्टिकल से आप क्या करिए, इतना घूम जाइए और इतने मीटर चलिए, आप पहुंच जाएंगे। दूसरा तरीका हो सकता है, तुम बताओ नहीं सर घूमने की जरूरत नहीं, पहले आप आगे चलिए इतने, फिर 90 डिग्री पे चलिए इतना। अरे पहुंच सकते ना। तो दोनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। इस पॉइंट पे पहुंचना तो बताऊंगा 10 मीटर चलो 37 पे, या मैं बोलूंगा 8 मीटर चलो वेस्ट और 6 मीटर चलो नॉर्थ। इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो इसको मैंने वेक्टर के फॉर्म में लिखा। वेस्ट को लिया मैंने -x में, यूनिट वेक्टर क्या है उधर का, -i कैप। क्या लिखेंगे, -8 i कैप। और 6 मीटर है नॉर्थ, y में लिया है, क्या लिखेंगे, +6 j कैप मीटर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फिर बोला है। अब वो नॉर्थ की तरफ घूमा और 5 मीटर और चला, तो इस पॉइंट से 5 मीटर और चला है ना। तो S2 वेक्टर हो जाएगा कितना, 5 j कैप सेकेंड। अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं लिखूंगा S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। तो ये आ जाएगा कितना, -8 i कैप और 6 और 5 11 j कैप मीटर। अरे आया समझ में? बट क्या उसने क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्म में पूछा था? क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग दिए थे, तो हमें आंसर में मैग्नीट्यूड अलग और डायरेक्शन अलग देना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो बड़ा सिंपल है, सिखाया ना, -8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर रूट। तो 121 प्लस 64 कितना आ रहा है, √185 मीटर। ये हो गया आंसर। बट हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना आधा अधूरा काम होता है, हमें और क्या बताना है, डायरेक्शन। तो बेटा देखो, पहले वो यहां था, अब वो यहां पहुंच चुका है, तो ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्शन बताना है। अब तुम चाहो तो नॉर्थ के साथ डायरेक्शन बता दो, तुम चाहो तो वेस्ट के साथ डायरेक्शन बताओ। अरे यार बात समझ में, अगर नॉर्थ के साथ डायरेक्शन बताओगे तो यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अरे इमेजिन करो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, नॉर्थ से इस एंगल को निकाल लो। इस एंगल के लिए ये क्या होगा, अरे ये क्या होगा, बेस। ये क्या होगा, और अगर तुम चाहो तो यहां से बना लो, तो उसके लिए एंगल ये वाला होगा, है ना। मान लिया कितना, 5। तो मैंने क्या किया, वेक्टर को भी रेड कलर से बनाया है, एंगल भी और 5 भी लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो वेस्ट से डायरेक्शन बता सकता हूं मैं। तो मैं डायरेक्शन बताने के लिए मैं अगर देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये यहां से यहां तक, और ये वाला दिखा ही नहीं दिखा। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, डायरेक्शन निकालना आसान हो जाता है, tan phi से निकाल लो। tan phi इक्वल टू क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये
बेस कहलाएगा। परपेंडिकुलर में टोटल वैल्यू कितनी है? 6 तो ये हो गया, 5 ये हो गया, टोटल कितना? तो तुम लोगों के 11 डिवाइड बाय 8, तो यहां से फाई की वैल्यू tan इनवर्स 11/8। क्या ये कंप्लीट डायरेक्शन हो गया? क्या एंगल बता देने मात्र से थोड़ी डायरेक्शन होता है। अगर तुमको मान लो क्या करना है, बोलना है कि सर सेक्टर 10 में मैं खड़ा हूं, मुझे थोड़ा सा मेन रोड तक निकलना है, ग्लोब चौक तक जाना है, क्या मैं तुमको ऐसे बोल दूं 30 डिग्री पे चलना शुरू कर दूं? 30 डिग्री पे चलो, क्या ये एंगल है? क्या सॉरी क्या ये डायरेक्शन है? क्या मुझे ये बताना पड़ेगा ना। तुम पूछोगे सर कहां से, जहां खड़ा हुआ 30 डिग्री मुड़ के किधर भी चलूं? दो चीजें बतानी होगी, कहां से और किसके तरफ। भाई हाँ, आप जिधर मुंह खड़े हो वहां से 30 डिग्री मुड़ो, और 30 डिग्री इधर मुड़ो किधर मुड़ो वो भी बताना होगा। तो जो एंगल ले रहे हैं वो कहां से और किसके तरफ, ये सारा कुछ बताना होता है। तो ये जो आया हमारा फाई, वो कहां से है? वेस्ट से। किसके तरफ? नॉर्थ की तरफ। तो हमारा जो डायरेक्शन एक्चुअली होगा वो बोलेंगे वेस्ट से 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ। अरे आ रहा समझ में? तो हम लिखेंगे वेस्ट से tan इनवर्स 11/8। मान लो ऑप्शन में नहीं रहा, जो थोड़ी है कि वेस्ट से बताओ, हो सकता है नॉर्थ से बताएं। तो बेटा अगर मान लो वेस्ट से 30 डिग्री होता तो नॉर्थ से कितना होता? 60 डिग्री। अरे ये भी तो हो सकता है। तो मैं दोनों तरीके से बता सकता हूं कि भैया वेस्ट से 30 डिग्री मुड़ो या नॉर्थ से 60 डिग्री मुड़ो, दोनों ही सही तरीका है या नहीं है। तो कल को हो सकता है ऐसा भी पूछ ले कि यहां से ना पूछे बल्कि यहां से एंगल पूछ ले, नॉर्थ से पूछ ले। तो नॉर्थ से भी निकाला जा सकता है। मान लो इस एंगल को मैंने मान लिया क्या? फाई डैश, तो मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब एक नया राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं, या तो आंसर हमारा इस तरह से रहेगा, या मैं लिखूंगा और tan फाई डैश इज इक्वल टू, अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट कितना है, और ये क्या हो जाएगा? 11 20। तो अब क्या लिखेंगे? tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 20। तो फाई डैश की वैल्यू कितनी? tan इनवर्स 8/11। तो हम डायरेक्शन लिख सकते हैं क्या? नॉर्थ से फाई डैश किधर? वेस्ट की तरफ। तो हमने लिखा नॉर्थ से tan इनवर्स 8/11 किसके तरफ? तो ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, इस फॉर्मेट में हो सकता है कि भाई वेस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट की तरफ भी तो बोला जा सकता है। तो या तो आंसर इस तरह से रहेगा। आया समझ में? अब tan की क्वालिटी यही अच्छी है कि अगर यहां पे tan इनवर्स 11/8 आ रहा है तो उधर से लिखने में tan इनवर्स 8/11 लिख सकते हो। अगर x एक्सिस से tan इनवर्स 1/2 आ रहा है ना, तो y एक्सिस से tan इनवर्स 2/1 लिख सकते हो। बट ये गलती साइन या कॉस में कि साइन इनवर्स 1/2 है तो उधर से लिखे साइन इनवर्स 2। अरे भैया साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा, ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पे लोग बाकी गलती करते हैं, जो रट लेते हैं। बस पूरे क्लियर कर दिए मैंने। अब मानो आंसर tan में ही नहीं दिया है, ना तो वेस्ट से दिया है ना तो नॉर्थ से दिया है, tan में नहीं दिया है बल्कि दिया है साइन के फॉर्म में। अब कैसे करोगे? तो अगर tan फाई इज इक्वल टू इतना है तो क्या साइन फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? कॉस फाई निकाल सकते हैं? सीखा हुआ ऑलरेडी बेसिक मैथ्स में। आया समझ में? तो सारे तरीके से जिस फॉर्मेट में आंसर देगा उस फॉर्मेट में हम क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। क्लियर अपन? नोट कर लो बेटे जल्दी से, करवाया हुआ ये। अच्छा यही क्वेश्चन 3 डायमेंशन में भी तो पूछ सकता है ना? तो वो क्वेश्चन भी हमने क्या किया था प्रैक्टिस के टाइम पे किया था, यहां भी लिख लो। अगला क्वेश्चन लिखो। An aeroplane flies for 3 kilometer towards north, then 1 kilometer, towards east, and then for 2 kilometer vertically up. 2 kilometer vertically up. Find its total displacement. Find
its total displacement and angle of displacement with east, angle of displacement with east 40, direction cos इनवर्स 1/√40, 3 डायमेंशन में है, राइट? जो मोशन है वो किसमें? 3 डायमेंशन में। इमेजिन करो ये नॉर्थ हो गया तो ये क्या होगा? साउथ, ये डायरेक्शन क्या होगा? ईस्ट, ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। बोला है पहले 3 किलोमीटर चला नॉर्थ में, तो पहले 3 किलोमीटर चला ऐसे, फिर चला 1 किलोमीटर ईस्ट में ऐसे, फिर वर्टिकली अप गया है तो 2 किलोमीटर और ऊपर, तो यहां से चलना शुरू किया इस तरह से और यहां आ गया। तो ये जो मोशन है वो कैसा है? 3 डायमेंशन में है टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो जब भी 3 डायमेंशन में होगा एंगल हमें देना पड़ेगा या डायरेक्शन देना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस हम क्या करेंगे? अपना आंसर देंगे। तो देखो बेटा, है ना, अब इसमें हमने ये मान लिया कि ये हो गया नॉर्थ, तो ये हमारा साउथ कहलाएगा, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये वर्टिकली अप और ये वर्टिकली डाउन, यही होगा, है ना? इसको अप मत लेना ना, ये तो क्या है? नॉर्थ, वर्टिकली अप तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ, है ना? तो वर्टिकली अप या डाउन को किस एक्सिस में लेंगे? जेड में, राइट? अगर हमने एक्स और वाई में ये ले लिया है तो ये कहलाएगा जेड और ये कहलाएगा माइनस जेड, जो इन दोनों के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या बोला है? पहले चला नॉर्थ, फिर चला ईस्ट, फिर चला अप, तो ये को हवा में है वो, अरे दिख रहा है? ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो इसको तुम ड्रॉ नहीं कर पाओगे इस तरह से, तो आराम से क्या कर सकते हो? वेक्टर से सॉल्व कर सकते हो। तुम लिखोगे S1 वेक्टर इज इक्वल टू 3j कैप, क्योंकि y एक्सिस में लिया हमने, तो हम लिखेंगे क्या? 3j कैप किलोमीटर। S2 वेक्टर इज इक्वल टू 1i कैप या सिर्फ i कैप किलोमीटर, और S3 वेक्टर लेंगे हम 2k कैप, तो 2k कैप किलोमीटर। तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप किलोमीटर। बट ये आंसर वेक्टर के फॉर्म में आ जा रहा है, तो हम इससे क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 4 और 9 और 1 10 और ये रूट 14। अच्छा मैंने रूट 40 सुना था तुमसे, है ना? 14 है, ठीक है, ठीक है, रूट 14 किलोमीटर। अब सिंस ये किस में लिखा हुआ है? 3 डायमेंशन में, है ना? इधर कहीं पे इसका क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से एंगल अलग होगा, यहां से अलग होगा और यहां से अलग होगा, तो पूछना पड़ेगा या क्वेश्चन में बताएगा कि भाई एंगल जो बताना है वो कहां से बताना है। तो डायरेक्शन कोसाइन से हम क्या करेंगे? आंसर देंगे। कहां से पूछा हुआ है? ईस्ट किस में लिया हमने? एक्स में, मतलब एक्स एंगल। एक्स एंगल मान लिया कितना? अल्फा। तो याद करो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखते थे? ए एक्स डिवाइड बाई ए। ए एक्स की वैल्यू कितनी है? 1, और पूरा कितना? ये 40। तो आंसर आएगा अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√40। फिर वही बात कि मान लीजिए सर कॉस में नहीं बल्कि साइन में दिया है या टेन में दिया है, तो निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा आ गया तो साइन और टेन भी तो निकाला जा सकता है, बन जाएगा। ये होगा हमारा आंसर, है ना? और इससे भी ईस्ट से अगर तुम निकालना चाहो तो ईस्ट से इधर बाहर की ओर, बट जनरली इसमें ऐसा नहीं पूछेगा कि किसके तरफ का ऐसा। अरे क्लियर है ये? चलो, तो सेकंड केस भी ऑलरेडी मैंने क्या किया? वेक्टर के टाइम पे पढ़ाया हुआ है ना? इसलिए यहां पे मैंने सिर्फ क्या किया? 2 एग्जांपल्स ही लिए। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में अगर पूछेगा तो ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से जो थर्ड केस है ये भी हमने क्या किया? बेसिक में पढ़ा हुआ है। तो मैंने बोला था सिंस सारे एग्जाम्पल फिजिक्स के हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस में वापस से आएंगे। उस टाइम पे मैं उतना डिटेल में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है। तो थर्ड केस है हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ, राइट? ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन भी क्या कर सकता है? ये पूछ सकता है, और किससे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से मात्र। इसमें भी मैं क्या कर रहा? सीधा एग्जांपल ले रहा, राइट? मान लो यहां पे एग्जांपल लिया हमने कि एक ग्राफ गिवन है, और ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो ग्राफ जो दिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, और वो इस तरह से क्या कर दिया? ग्राफ दे दिया।
ये गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ये 0 है, 5 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, और ये वाला पॉइंट क्या है 15 सेकेंड। क्वेश्चन तुमसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। करवाया हुआ ये भी, चलो करो जल्दी से आंसर बताओ। चलो आंसर क्या आ रहा है, 100 मीटर आ रहा है या 75 मीटर आ रहा है? 75। कितनों के 100 आ रहे हैं? अरे किसी के 100 भी आ रहे हैं। चलो ठीक है, पहले देखो बेटा, इस ग्राफ को देख के मैं क्या कर सकता हूं, मोशन का हर पार्ट समझ सकता हूं कि ये मोशन कैसे हो रहा है। पहले बताओ, क्या इस मोशन में जो मोशन है वो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में हो रहा है या चेंज किया है डायरेक्शन से? डायरेक्शन चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। समझो 0 से लेके 5 तक जो पार्टिकल की वेलोसिटी वो बढ़ती गई, अब बढ़ते बढ़ते अधिकतम कितना गया 10। तो ये कंडीशन ऐसे है कि मान लो 0 पे मेरी वेलोसिटी 0 थी, 0 सेकंड में 0 वेलोसिटी थी। अब अगले 5 सेकंड तक मेरी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो मैं एक्सेलरेट होना शुरू किया और मेरी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते अधिकतम कितना 10 मीटर। फिर 5 सेकंड से 10 सेकंड तक मैं उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा, मूव कर रहा। अगर मैं मूव करूंगा तो आगे तो जाऊंगा ना। फिर 10वें सेकंड के बाद से ये वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी है। वेलोसिटी कम हो रहा है, डायरेक्शन चेंज। तो मान लो जैसे मैं क्या था इस तरह से, पहले मेरी वेलोसिटी बढ़ी, फिर मैं उसी वेलोसिटी से मूव करा, फिर मेरी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुई और फाइनली कितना हो गया 0। तो वेलोसिटी मेरी धीरे धीरे कम हो रही है, पर डायरेक्शन चेंज ये बिल्कुल वैसे ही है। भाई गाड़ी चलाते जाते जब ब्रेक लगाते हो तो वेलोसिटी कम होती है ना, ऐसा थोड़ी कि गाड़ी घूम जाती है पीछे की तरफ ब्रेक लगाते के साथ। साउथ इंडियन वो थोड़ी चल रही मूवी, ब्रेक लगाया गाड़ी 3-4 चक्कर नहीं, जब ब्रेक लगाते तो गाड़ी आगे ही बढ़ती है पर वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। मतलब सीधा सीधा हुआ है कि भैया इसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, और डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो डिस्टेंस भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, दोनों का आंसर वही होगा। बट अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे? तो हम बोलेंगे भाई वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या लिख रहा मैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी गिवन है किसमें, y में, और टाइम गिवन है किसमें, मतलब मुझे y इंटू एक्स करना पड़ेगा। ग्राफ में मैंने सिखाया बेटा, जब जब तुमको y इंटू एक्स करना पड़ेगा, क्या निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो हम यहां पे निकालने वाले हैं एरिया अंडर दी, पर कितना एरिया निकालेंगे। अब यहां पे अगर तुमने पूरा एरिया निकाला तो आंसर गलत आएगा। भले ग्राफ दिया है 15 सेकंड के लिए, पर पूछा सिर्फ कितने के लिए, राइट, 10 सेकंड के लिए। आया समझ में? तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही एरिया जो होगा वही मेरा डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि मोशन किसमें, स्ट्रेट लाइन में। तो हमने निकाला। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेपेजियम। अरे इतना स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेपेजियम। पूरा होता तो भी ट्रेपेजियम था, ये भी। और उसका एरिया कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये वाला साइड 10 और ये वाला साइड कितना 5, तो 10 + 5। अरे ट्रेपेजियम पता ही नहीं, तुम ऐसे बिल्कुल देखते हो जैसे मैं फ्रेंच में बात कर रहा हूं, हालांकि मुझे वो आता नहीं है, बट अगर आता तो तुम वैसे ही देखते जैसे अभी लुक दे रहे हो। इस तरह के स्ट्रक्चर जिसमें 2 साइड पैरेलल हो, बाकी 2 साइड की कोई गारंटी नहीं है, वो कहलाते हैं क्या, ट्रेपेजियम। मतलब वो पैरेलल ना हो, 2 साइड पैरेलल हो। इनका जो एरिया लिखा जाता है वो लिखा जाता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो मान लो ये S1 है और ये S2 है, तो S1 + S2 मल्टीप्लाइड बाई दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, हाइट हो गया। क्लियर? तो यहां पे हमने लिखा भाई ये लंबाई कितनी है 10 और ये लंबाई कितनी है 5 to 10 के बीच में, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10। तो 15 × 10 150 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 75 मीटर। देखो जिनको अगर मान लो एरिया नहीं पता कि कैसे निकालते हैं, तो भैया ये एक छोटा सा ट्राइंगल उसका एरिया निकाल लो, ये रेक्टेंगल उसका एरिया निकाल लो। अगर कंप्लीट पूछता तो एक और ट्राइंगल उसका एरिया निकाल लो, बट टाइम तो लगेगा ज्यादा ना। और सिलेक्शन कंटेंट की कमी से नहीं, सिलेक्शन क्यों रुक जाएगा, टाइम की कमी से। टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, टाइम जितना जल्दी, कल तो समझ में आ गया होगा कुछ कुछ, है ना। तो जहां जहां टाइम बचा पाओ, तुम चाहो तो उसको एक ट्रायंगल
एक रेक्टेंगल और एक और ट्रायंगल, इन तीनों के एरिया को ऐड करके भी चाहो तो निकाल सकते हो, पर टाइम कंज्यूम होगा। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ध्यान रखो। क्लियर है? ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। जल्दी से करो, जल्दी से करो, एक क्वेश्चन और करना है हमें। अगला एग्जांपल ले रहे बेटा, राइट। इधर पे टाइम दिया हुआ है, इधर वेलोसिटी गिवन है, ग्राफ इस तरह का गिवन है। ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये टाइम है 0, ये टाइम है 10 सेकेंड और ये है 15 सेकेंड। ये वैल्यू गिवन है -5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तुमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकेंड। इस 15 सेकेंड में डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये तुम्हें बताना। देखो बेटा समझो, अब इसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वेलोसिटी दोनों है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब इस डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, और नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो पार्टिकल पलट के वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर पार्टिकल पलट के वापस आ रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। देखो सिंपल सा है, 10 मीटर में आगे गया और 4 मीटर वापस आया, तो जब डिस्टेंस निकालना होगा तो 10 + 4 दोनों को ऐड कर देंगे। डिस्टेंस निकालना है, कितना रोल चला वही तो देखना है, 14 आ जाएगा। पर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो 10 - 4 करना पड़ेगा, तो आएगा 6 मीटर। अरे आई बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस, और से एक डायरेक्शन है तो प्लस। डिस्टेंस के टाइम पे ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, वापस से निकाला कि यार डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी अगर मुझे निकालना है तो निकालना किससे? एरिया अंडर द ग्राफ से। तो इसका एरिया मैंने मान लिया लेट्स से कितना? A1, और ये एरिया मान लिया मैंने क्या? A2। समझो इतना वो आगे चला है क्योंकि ये पूरी पॉजिटिव वेलोसिटी है। यहां तक वेलोसिटी बढ़ती गई, फिर वेलोसिटी कम होती गई और 0 हुई है, लेकिन डायरेक्शन सेम है। फिर यहां से वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब वो वापस आना शुरू होगा। यहां तक अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी बढ़ती गई और फिर अपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी घटते घटते कितनी हो गई? 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया मतलब सुबह का बोला शाम को घर वापस आ चुका है। पर अगर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हुआ मतलब वो घर अभी नहीं पहुंचा है। मान लो मैंने वही पूछा कि बताओ घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, है ना। देखो एरिया तो निकाला जा सकता है ना, इतना तो पता है ना कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किससे निकालेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ से। A1 निकालो तो मैं लिखूंगा क्या? हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल दिख रहा है तो मैंने लिखा हाफ, बेस की वैल्यू और हाइट कितना है? 10, तो कितना आ रहा है? इसका मतलब है 50 मीटर आगे गया है, वापस कितना आया? तो हाफ, बेस कितना? 5, और हाइट कितनी? 5, तो 12.5 मीटर पीछे आया है। तो 50 मीटर आगे गया और 12.5 मीटर, 12.5 मीटर पीछे आ गया। तो आगे जाए चाहे वापस आए, डिस्टेंस में तो दोनों को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। तो हम कहेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, एरिया को हम ऐड करेंगे विदाउट एनी साइन। कितना था? 12. तो आंसर कितना आएगा? 62.5 मीटर। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें राइट एरिया को ऐड करेंगे विथ साइन। तो लिखेंगे 50 - 12.5, कितना आ जाएगा? अरे आ रही बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन ग्राफ में करवाए हुए हैं, है ना। रिवीजन तुम्हारा सही से नहीं चल रहा है। बेसिक मैथ्स वो है जो पूरे फिजिक्स में आएगा। ये थोड़ी कि यूनिट डायमेंशन टाइप या कोई पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया। थ्रू आउट द फिजिक्स ऑलमोस्ट हर दिन हम कुछ ना कुछ बेसिक मैथ्स का तो यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैथ्स तो लैंग्वेज है ना फिजिक्स का। बिना लैंग्वेज के पढ़ाऊं कैसे मैं? तो ग्राफ भी मैंने सिंस तुमको क्या क्या पढ़ाया हुआ है, इसलिए हमें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी ये सारे एग्जाम्पल मैंने क्या किए वहां पे लिए हुए, है ना, सारे एग्जाम्पल लिए हुए। फिर फोर्थ केस है हमारा, जितने भी नॉर्मली मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है जिनका फिक्स कोई कैटेगरी नहीं है, 2-3 अलग अलग टाइप के क्या कर सकते हैं वेराइटीज इसमें देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन करके। इनमें मिसलेनियस में सबसे पहले हम देख रहे हैं क्लॉक वाले क्वेश्चन, राइट। घड़ी का भी क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा इसमें। घड़ी देखना आता है? अब मजाक नहीं कर रहा, सच में पूछ रहा, घड़ी देखना आता है नहीं आता है? अच्छा एक क्वेश्चन बताओ। मान लो जो घंटे वाला कांटा है वो 1 और 2 के बीच में है और मिनट वाला कांटा 12 में है, टाइम कितना होगा? पुराने स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे हैं।
घंटे वाला कांटा 1 और 2 के बीच में है, और जो मिनट वाला कांटा है वो 12 में है। टाइम क्या होगा? घड़ी खराब? अबे दिमाग तुम्हारा नहीं पूछ रहा मैं, घड़ी की बात कर। घड़ी खराब नहीं है, दिमाग तुम्हारा हो सकता है जरूर, घड़ी बिल्कुल सही है, इसीलिए पूछ लिया था। है घड़ी देखना आनी ना, चली नीट की तैयारी कर दे। एक बार फिर से रिपीट कर देना। घंटे वाला कांटा 1 और 2 के बीच में, जो आवर वाला सबसे छोटा कांटा होता है, और मिनट वाला कांटा 12 में है। पॉसिबल ही नहीं। ये थोड़ी पूछ रहा कि तू सिंगल है, गर्लफ्रेंड तेरी बनेगी। तेरे कमिट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा मैं, टाइम पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल नहीं है। देखो राइट, घंटे वाला कांटा 1 और 2 के बीच में है, और मिनट का कांटा 12 में है। हाँ कितना? 12। बड़े आए ना लाए भाई, गलत क्या है? सही तो बोल रहा। हाँ चल, देख लिया, घड़ी सीखना आ गया। पढ़ लो इधर। यहां पे क्वेश्चन पूछेगा, राइट, क्वेश्चन पूछेगा कि किसी वॉच में हमारे पास 3 हैंड्स होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, तुम्हारी तरह। है ना? इसके टिप का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुमसे क्या करेगा, पूछेगा। मुझे ये बताओ, जो मिनट सेकंड वाला जो हैंड होता है वो एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है? 60 सेकेंड्स में, राइट, 1 मिनट में। जो मिनट वाला कांटा होता है वो एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है? 1 घंटे में या 60 मिनट्स में। जो घंटे वाला कांटा होता है वो एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है? कितने में? 12 घंटे में, राइट। 24 घंटे बोल रहे 12 घंटे में, है ना? तो मान लो जैसे इस तरह का क्वेश्चन क्या करेगा, वो पूछेगा कि मान लो हमारे पास क्या है, मिनट का कांटा है और उसका रेडियस है r, राइट, रेडियस है r। अब मिनट वाला जो हैंड है वो पूरा एक चक्कर लगा लेगा कितने में? वो पूरा एक चक्कर लगा लेगा कितने में? 1 घंटे में, 60 मिनट्स में। तो लेट्स से मैंने तुमसे बोला कि r रेडियस है, 1 घंटे में ये जो टिप है उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये 1 घंटे में जो उसका टिप है वो पूरा एक चक्कर लगा के वापस आ जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 2 पाई आर, जितना उसने एक्चुअल कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पहले यहां पे था, बाद में भी यहीं पे, कितना? सिंपल सा। मान लो मैंने बोला कि आधे घंटे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, तो यहां से यहां तक आ गया, तो डिस्टेंस कितना? पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना? इसके, राइट, डायमीटर की। अरे आ रही बात समझ में? इस तरह का क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो। इन अ वॉच रेडियस ऑफ मिनट हैंड is r. Radius of minute hand is r. Then find the distance and displacement. Find the distance and displacement of the tip between right, पहला 6 AM to 6:30 AM, between 6 AM to 6:30 AM, and second 6 AM to 6:30 PM, 6 AM to 6:30 PM। तो पहला है सुबह के 6 से सुबह के 6:30 के बीच में उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है सुबह के 6 से शाम के 6:30 के बीच में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। करो जरा जल्दी, है ना, देख लो। इसीलिए मैंने पूछा था घड़ी देखना आता है कि नहीं आता है। बड़े यार घड़ी देखना आ रहा है। समझा दे रहा बेटा, दोनों समझा दे रहा है ना, राइट। ये मान लो 6 है, ये मान लो क्या है 12 है। अगर 6 बज रहा है मतलब आवर वाला कांटा यहां होगा, मिनट वाला कांटा यहां होगा ना, राइट। ये मिनट का कांटा, ये क्या है 6 AM। 6:30 AM की अगर बात करें, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 12 हो गया। जो आवर वाला कांटा होगा वो इनके बीच में आएगा, पर हमें तो उसको वो नहीं करना है। मिनट वाला कांटा यहां पे आ जाएगा, राइट। ये हो गया क्या 6:30 AM। तो इसने यहां से कितना चक्कर लगाया? 6 से लेके 6:30 के बीच में आधे घंटे हुए।
1 घंटे में पूरा चक्कर लगाता है तो आधे घंटे में आधा चक्कर लगाया। तो अगर हम क्या करें, देखें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ रोटेशन की इक्वल। अरे हाफ रोटेशन हुआ तो हम लिखेंगे हाफ, और एक रोटेशन में कितना, 2 पाई आर, तो आंसर आएगा कितना, पाई आर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बोलेंगे यार पहले यहां था अब यहां है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट। कितना, सिंपल से, यही तो एग्जांपल अभी मैंने दिया था जब समझा रहा था तुम लोगों को। लेकिन सेकंड क्वेश्चन बढ़िया, इसमें बोला है 6 AM से 6:30 PM। देखो बेटा, सुबह के 6 से शाम के 6:30, तो पहले सुबह के 6 से शाम का 6 बजेगा, 12 घंटे हो चुके हैं। इस 12 घंटे उसने कितने बार रोटेट कर लिया है, 12 बार रोटेट कर लिया है। समझ में आ रहा है? अगर इसने 12 रोटेशन लगा लिए हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। डिस्प्लेसमेंट 0, पूरा चक्कर लगा के वापस पहुंच जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बार बार कितना, 0। तो 12 कंप्लीट रोटेशन है तो डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 24 पाई। अरे हर एक चक्कर में कितना, 2 पाई आर, तो 12 चक्कर में कितना, 24। ठीक, सुबह के 6 से बज गया शाम का 6, अभी आधा घंटा और बचा है, 6:30 पूछा है, 6:30 पूछा है, आधा घंटा और। इस आधे घंटे में कितना डिस्टेंस और किया, पाई आर। तो 24 तो बेचारा कवर कर लिया इधर, और पाई आर और कितना हो गया, 25 पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो राइट, तो ये है 6, ये है 12। 6 AM में ये मिनट का कांटा यहां था, फिर 6:30 PM में ये 6 है, ये 12 है, राइट, ये हो जाएगा मिनट का कांटा। इतने में राइट कितना रोटेशन हो चुका है, 12.5 रोटेशन। 1 घंटे में 1 रोटेशन, तो 12.5 घंटे में 12.5 रोटेशन। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे यार कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पे था, कहां कितना घुमाए, यहां पे था अब यहां पे, तो कितना, 2 आर। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हम लिखेंगे 12.5 रोटेशन, और एक रोटेशन में 2 पाई आर, तो आंसर कितना, अरे आया समझ में, सिंपल सा, हाँ जल्दी से। नहीं आ रहा है समझ में, इन केस ये वो हैं जो डिजिटल वॉच देखना शुरू कर दिए आजकल, या मोबाइल से टाइम बता रहे, उनसे पूछो टाइम कितना, सर 12:46। वो मतलब 45 वाले उसमें तो रुकी नहीं, वो 46, 47 मिनट तक 1 मिनट बता दे रहे। जो एनालॉग है ना वो नहीं बताते कभी इस तरह से, है ना, वही सीधा बताएंगे 12:45 हो रहा है, 12:50 मिनट, 5-5 मिनट का सीधा लीस्ट काउंट लेके चलते हैं। लीस्ट काउंट समझ में आया तुम्हें? और जो डिजिटल देख रहे हो वो 1-1 मिनट का, वो 1-1 मिनट के उसमें डिफरेंस बता देंगे, है ना। तो जितने एनालॉग वॉच देखते हैं उनको वो समझ में आ जाएगा जल्दी से, और देखना शुरू करो। अरे कर लिया? इन्हीं में बेटा समझो सेम क्वेश्चन आ सकता है एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड में। जैसे इन्हीं क्वेश्चन को मैं क्या कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन में, सॉरी वेलोसिटी एंड स्पीड के क्वेश्चन में। 6 से लेके 6:30 के बीच में, सुबह का 6 से सुबह के 6:30 के बीच में टाइम कितना, आधा ही घंटे। अरे यही हुआ ना। अगर मैं पूछूं एवरेज वेलोसिटी कितनी, तो जो डिस्प्लेसमेंट निकाला था उसको 30 मिनट से डिवाइड कर दोगे। मैं पूछूं एवरेज स्पीड कितनी, जो दो डिस्टेंस निकाला था उसको क्या करोगे, टाइम से डिवाइड कर दोगे। सेम इसमें सुबह के 6 से शाम के 6:30 के बीच में टाइम कितना, 12.5 आवर्स। अगर मैं इसी में पूछ लूं एवरेज स्पीड, तो इसको डिवाइड कर दोगे 12.5 आवर्स से, और मैं पूछ लूं एवरेज वेलोसिटी तो इसे डिवाइड कर दोगे 12.5 आवर्स से। अरे आ रहा है समझ में? तो अगर ये निकालना सीख लिया है तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, पहले मैं समझा दे रहा हूं, बाद में इसका मैं लैंग्वेज लिखा दूंगा। मान लो मेरे पास क्या है, एक डिस्क है या पहिया है, जो भी तुम समझना चाहो समझ लो, इस तरह से, और मैंने बोला इसका रेडियस कितना है, आर, राइट, रेडियस है आर। अब इस पहिए में, राइट, ये जो पहिया है हमारे पास, जो व्हील है, उसमें एक पॉइंट है पी, जो फिलहाल सरफेस में क्या है, टच है, राइट, सरफेस से टच है। इसको मैंने क्या किया, रोल कराया, रोटेट नहीं, रोल कर रहा है, और वो भी बिना फिसल नहीं रहा है, प्रॉपर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। अब अगर रोल करेगा तो आगे बढ़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन ये बोला है कि अगर ये पहिया, ये व्हील आधा रोल कर जाए तो जो पॉइंट पी है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जिनके मन में 2r आ रहा है, कूद कूद के मैं पहले बता दे रहा, है ना,
तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि अगर हम इसको आधा रोल करा दे तो इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। क्वेश्चन आगे समझ में, लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लो, लैंग्वेज में लिखो। A wheel of radius r, a wheel of radius r is kept on a ground, is kept on a ground with point P, with point P in contact with the surface, in contact with the surface, full stop. If the wheel, if the wheel rolls on the surface, rolls on the surface without slipping, rolls on the surface without slipping, then find the displacement of point P, then find the displacement of point P after the wheel has half rolled, after the wheel has half rolled, आधा रोल कर गया तो इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट कितना ये बताना है। देखो बेटा, है ना, हमने ये टर्म यूज नहीं किया कि रोटेट कर रहा है कि अपनी जगह पे रोटेट करके तो पॉइंट P यहां पहुंच गया, नहीं, ये रोल कर रहा है। और अगर ये रोल करेगा तो ये आगे बढ़ेगा, यही होगा ना। अगर इसको मैं पूरा एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट रोटेशन दे देता तो ये पॉइंट राइट इस तरह से घूमता और वापस यहीं पे आ जाता, पर मैंने इसको रोटेशन दिया कितना, आधा। जब मैं इसको क्या करूंगा, हाफ रोटेट करवाऊंगा या हाफ सॉरी रोल कराऊंगा, देखो तो ये पॉइंट्स नीचे आते जाएंगे राइट। जैसे आगे बढ़ेगा ये पॉइंट नीचे आएगा, ये पॉइंट इधर जाएगा, ये पॉइंट नीचे आएगा, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा और ये वाला पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, एग्जैक्टली ऊपर यहां पे। समझ में आ रहा है? तो मुझे पहले ये पॉइंट यहां था, अब वो यहां है, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब वो निकालना है मुझे, तो उसके लिए मैंने यहां से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और मैंने बोला ये मेरे पास एक बड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वैल्यू किसके इक्वल है, डायमीटर है ना 2r। ये मुझे क्या करना है, निकालना है। अब यहां से लेके यहां तक ये कितना है, पाई आर। समझो बेटा, अगर ये पूरा एक चक्कर लगाता, इस तरह से पूरा एक चक्कर लगाता तो अपनी जगह से कितना आगे चला जाता, 2 पाई आर के बराबर। लेकिन ये आधा चक्कर लगाया है राइट, तो जैसे जैसे उसको घुमाते जाओगे ये वाला पॉइंट ऐसे नीचे आएगा, यहां पे आ जाएगा। मतलब इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया है, आधे चक्कर में ही अपनी जगह से कितना आगे बढ़ेगा, पाई आर के इक्वल। ये बढ़ेगा सिर्फ कितना, पाई आर के इक्वल। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये वाला जो पार्ट है पूरे टच होंगे यहां पे और ऐसे आ जाएगा। अरे क्लियर है ना, है ना। एक पूरे चक्कर में 2 पाई आर आगे बढ़ेगा तो आधे चक्कर में पाई आर आगे बढ़ जाएगा। अब मुझे ये निकालना है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बोलेंगे s इज इक्वल टू राइट बेस का स्क्वायर मतलब पाई आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 2r का स्क्वायर। दोनों जगह से r स्क्वायर कॉमन निकल के बाहर आएगा तो कितना बचेगा, r। यहां पे क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा आंसर। अरे आ रही बात समझ में? तो इस तरह से कई क्वेश्चन सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बन सकते हैं। क्लियर है ये? कल वाली क्लास में हम इन्हीं को टाइम से डिवाइड करना शुरू करेंगे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। याद करना, कल भी जो हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने डिफरेंशिएशन के टाइम पे बताया। डिफरेंशिएशन के टाइम पे भी मैंने एग्जांपल इसी का लिया है, तो प्लीज इन लोग, क्योंकि अभी तो ग्राफ देख के मुझे लग नहीं रहा कि तुमने प्रॉपर रिवाइज किया है, या वेक्टर का जो क्वेश्चन करवाया था उसको देख के लग नहीं रहा तुमने प्रॉपर रिवाइज किया। प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो। डिफरेंशिएशन में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, कल हम उसको डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कितने वैरायटीज के क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं। क्लियर है ये? चलो, थैंक यू।